हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th के अकाउंट्स के लेक्चर्स ले रहे थे और हमने आपने बताया था कि इसमें हम टी एस अग्रवाल सर की बुक को रेफरेंस मटेरियल मानते हुए अपनी पूरी क्लासेस को हम खत्म करने वाले हैं। हमने फर्स्ट क्लास में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था, अकाउंटिंग क्या होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो दिया था, और एक इसका सबसे बड़ा फेमस डेफिनेशन जो होता है एआईसीपी के द्वारा वो हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट क्लास में हमने बुक से 3 डेफिनेशन जो भी थे वो कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम डेफिनेशन से आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको अभी तक अकाउंटिंग के डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू होता है, कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले तो। वैसे तो ये डिस्क्रिप्शन नंबर दिया रहेगा, फिर भी आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, आप इसमें मुझे मैसेज कर दीजिए। फैक्टर माइंड कॉमर्स के नाम से ये नंबर रजिस्टर्ड रहेगा। आपको इसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई भी डाउट अगर आपको अकाउंटिंग के अंदर आता है या और भी कोई डाउट आपको कॉमर्स किसी पेपर में आता है, आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, मान लो अपने बीकॉम कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इस अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात है, आज हम क्या कर रहे हैं एक और बात, ये क्लासेज जो हम ले रहे हैं ये 11th के लिए तो क्लास इंपॉर्टेंट है ही है। कुछ केसेस मैंने ऐसा देखा है अपने करियर में कि जो 12th के बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम देना है वो भी ना बेसिक्स प्रॉपरली उनका कवर नहीं, क्योंकि 11th में लोग मस्ती मजाक में रह जाते हैं। तो ऐसा होता है कि उनको 12th में जाने के बाद भी वो चैप्टर्स कर रहे होते हैं पर उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है, बहुत सारे बेस फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। उन बच्चों के लिए भी सारे वीडियो सीरीज अवेलेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी ये देखना चाहिए, उनको भी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई बेट होंगे कि इतनी डिटेल में आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिलेंगी नहीं। मैंने यूट्यूब देखा है, कई सारे वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो बुक के हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए नहीं चल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप 12th क्लास में हैं तो भी आपको वीडियो काम आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे बीकॉम के हैं तो उन्होंने 11th में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई नहीं की होती है, कैसे भी करके पास करके होते हैं, उनको भी बीकॉम में आने के बाद अपना बेस क्लियर करना हो, फंडामेंटल नॉलेज गेन करना हो, प्रॉपरली अकाउंटिंग समझना हो, जीरो से बेसिक से स्टार्टिंग से, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उनके, और आगे जब अकाउंट्स पढ़ेंगे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो हम अपने आज के सिलेबस पे आते हैं। आज का हमारा काम क्या है देखिए, लास्ट दिन हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे ना। अब हम इस लेक्चर में यहाँ से एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने डिफिनेशन जो पढ़ा है ना, मोर और लेस वही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, बट फिर भी हमारी किताब के अंदर एक पार्ट है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। बुक की कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है हम, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का समझते हैं आप। जैसे कोई आदमी है, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, उसके गुण, उसके फीचर्स, तो आपके उसके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं, उसके क्या गुण हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिससे हम उसको पहचानते हैं अकाउंटिंग है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ब्रिंग टू द लाइट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहाँ से आ रहा है, क्या लिखा है उन्होंने, साफ साफ क्या लिखा है उन्होंने, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ब्रिंग टू द लाइट। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन डेफिनेशन पढ़ लिए, चार चार डेफिनेशन पढ़ लिए, और तब जा करके उन डेफिनेशंस के थ्रू पिक्चर में क्या आया है, कैरेक्टरिस्टिक आया है, हमको समझ में आया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो मतलब डेफिनेशन के अंदर जो पार्ट थे ना हमारे पास, क्या क्या पार्ट थे, पहला रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल करेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। यही सारे पॉइंट यहाँ पर भी आने वाले हैं घूम फिर करके। एक बार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ में आएगा हमको इस बीच में। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। देखिए, हमने आपसे क्या कहा था, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इसको हमने अच्छे से समझाया था, किन किन चीज़ों को ट्रांजेक्शन कहते हैं, किन को इवेंट्स कहते हैं, बहुत डिटेल में समझना चाहिए। देखिए बुक में क्या कहता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड करता है, सिर्फ उन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured in terms of money। देखिए, किन को कहता है, ट्रांजेक्शन इवेंट्स को, जो कि मनी के रूप में मेजर किया जा सकते हैं, जो कैसे किया जा सकते हैं, मनी के रूप में मेजर किया जा सकते हैं, अदरवाइज उनको हम रिकॉर्डिंग नहीं करने वाले हैं। विच कैन बी, उन दोज ट्रांजेक्शन इवेंट्स की बात करें हम लोग जो मेजर हो सकते हैं, कैसे, इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमने पढ़ रखा, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा हर चीज़, तो वही करने वाले हैं। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, डेफिनेशन नंबर में सेकंड क्लास में हमने क्या सीखा था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, नया वर्ड आया था, तो यहाँ पर वो आ रहा है आइडेंटिफाइंग। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। पहले पहचानना पड़ेगा ना गुरु, तभी तो उसको नोट डाउन करोगे। तो ट्रांजेक्शन इवेंट्स होंगे होते हैं, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उनको मेजर करना पड़ेगा। मेजर कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे, और तब जाके उसको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर।
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हम सेल परचेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिक वैल्यू में कोई लिंक होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू सा कुछ होना चाहिए, तभी उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, ये हमने एग्जाम्पल लिया था सेल का, परचेज का। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं लोग, सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय ए फर्म। अब देखिए फिनिश गुड्स एक नया वर्ड आपके लिए आ गया है, मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज जहाँ पर ये आएगा चैप्टर के अंदर वहाँ हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कि कोई ऐसी कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग एक बार नहीं हो जाता है, कई सारे प्रोसेस गुजरता है। जैसे कि मतलब आपको समझाऊँ मैं कि अगर आप कॉटन लेते हैं तो कॉटन से बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक से बनता है हमारे क्लॉथिंग, जो भी हमारा शर्ट पैंट वगैरह जीन्स में वो खुद से बनता है। तो एक कंपनी सिर्फ कॉटन से फैब्रिक बना सकती है, और एक कंपनी फैब्रिक से शर्ट्स बना सकती है, और एक कंपनी दोनों ही काम कर सकती है, एक कॉटन लेती है और फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकालती है। तो जिस भी कंपनी का जो आउटपुट है, जिसको जो बेचना है, उस कंपनी के लिए उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। और जिस भी कंपनी का जो बेस मटेरियल है जिससे वो काम स्टार्ट करेगा, उस कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल है। जैसे कॉटन से फैब्रिक बनाने वाली अगर कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए आते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लिया होगा आपने इसको। जैसे एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ ये कॉटन से फैब्रिक बनाती है, तो इस केस में इसके लिए ये क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, जिससे वो काम शुरू करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स, क्योंकि इसी को वो बाहर सेल आउट कर रहे हैं। अब एक दूसरी कंपनी लेते हैं जो ABC लिमिटेड है, ठीक है। वो इस कंपनी से फैब्रिक लेकर के चली आती है, और फिर इसको वो कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, शर्ट बनाने में। अब यही फैब्रिक जो इसके लिए फिनिश गुड्स था, यही फैब्रिक जो इसके लिए फिनिश गुड्स था, अब यहाँ आकर के वो क्या हो जा रहा है, रॉ मटेरियल। और इसका फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा, शर्ट्स, डिफरेंट आइटम। तो हर एक कंपनी के बिजनेस के हिसाब से उसका अलग अलग रॉ मटेरियल होगा, अलग अलग फिनिश गुड्स होगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हम कैसे निकालेंगे, उस कंपनी के ट्रांजेक्शन्स और नेचर को देखते हुए उसका रॉ मटेरियल फिनिश गुड निकालेंगे। बीच में एक और टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, उसको हम बोलते हैं WIP। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, WIP फुल फॉर्म क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग हमेशा ही रोड पर लगा हुआ देखते होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई कंपनी ऐसी है XYLPC लिमिटेड जो कि दोनों ही काम करती है, सीधे कॉटन लेके रेगुलर शर्ट बनाती है, तो ये उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा, वो उसका फिनिश गुड्स हो जाएगा, और फैब्रिक उसके लिए WIP कहलाएगा, क्योंकि इसको वो सेल आउट नहीं कर रही है, इसको वो इन हाउस कंज्यूम करती है, खुद ही बनाकर आगे और बनाना चाहती है, शर्ट्स पे बनाएगी तब बाहर बेचेगी। तो पहला जो पोजीशन वो लेके आया, ये तो रॉ मटेरियल हो गया, जो बाहर निकला वो फिनिश गुड्स हो गया, और जो बीच में कोई स्टेज अगर और भी है तो वो हमारा WIP कहलाता है। यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनने के बीच में उस रॉ मटेरियल का नाम क्या कहलाता है, WIP कहलाता है, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो 3 वर्ड हमने सीखा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ठीक है। ये अभी इंस्टेंटली काम नहीं आएगा, बट आगे आपको सीखना ही है, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ एक टर्म आया था हमारे सामने, टर्म क्या आया था, टर्म आया था फिनिश गुड्स का यहाँ टर्म क्या आया था, फिनिश गुड्स एक टर्म आया था, इसलिए आपको ना एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है फिनिश गुड्स, ठीक है। तो हम एग्जांपल देख रहे थे, किसका देख रहे थे, ट्रांजेक्शन इवेंट से एग्जांपल देख रहे थे। पहला एग्जांपल क्या लिया था हमने, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगला एग्जांपल क्या लिया हमने, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। अब देख रहे हैं, सच ट्रांजेक्शंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स, रिसीट्स, बिल्स एंड रिसीट्स एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब हमको पता कैसे चलेगा क्या परचेस हुआ है, क्या सेल हुआ है, तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि ऑल द टाइम यू कैन नॉट बी देयर ना, सेल परचेस तो काउंटर पे हो रहा होता है, अकाउंटेंट थोड़ी वहाँ बैठा रहेगा 24 घंटा देखने के लिए कितना सेल परचेस हो रहा है। अब आप बिग बाजार में जाएंगे तो एक साथ कितने काउंटर लगे रहते हैं, कितनी चीज़ें सेल हो रही होती हैं, और एक साथ किसी चीज़ अनलोड हो रही है ट्रक से, वो मतलब परचेस करके आ रहा होता है। एज एन अकाउंटेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो एवरीवेयर एंड चेक इट आउट ऑल द टाइम। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलता है, बिल एंड रिसीट से, जो वो ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे उनका कोई ना कोई एविडेंसली प्रूफ होगा। आप जब भी बिग बाजार जाते होंगे तो आपने उसको कोई ना कोई, उसने आपको कोई ना कोई रिसीट दिया होगा,
कोई ना कोई आपको बिल, उसका इनवाइस दिया होगा, वो इनवाइस, वो बिल जो होता है उसके बेस पर हम चेक करते हैं कि सेल कितना, परचेस कितना हुआ, और उसके बेस पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन दिन भर में कितने हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट, ये बहुत क्लियर है आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट हम लगाते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। याद कीजिए हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ते थे, पहला डेफिनेशन जो हमने सीखा था AICPA का, उसको छोड़ के जो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास था उसका पहला ही वर्ड ये था, उसका पहला ही वर्ड ये था। क्या था उसका पहला वर्ड? उसका पहला वर्ड देखिए क्या था, उसका पहला वर्ड था आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। उसका पहला वर्ड क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग, ये दो वर्ड था। यही दो वर्ड उन्होंने क्या कर दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक में डाल दिए हैं। तो आपको देखिए कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखे हैं अच्छी तरह से, अगर वो प्रॉपरली क्लियर है तो इसका मतलब है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो पहला डेफिनेशन क्या था, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग, दो वर्ड आपके क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें एक नोट डाला हुआ है वो देख लीजिए। एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट लाइक द caliber or quality of management team or appointment of a manager are not recorded in the books of account। ये आपको एग्जांपल क्या दिया था कि आपके यहाँ कोई शेफ है काम कर रहा है, वो शेफ चेंज हो गया, नया शेफ आ गया, तो पुराने शेफ का जो टेस्ट था कस्टमर्स को वो पसंद था, अब वो चेंज होने के कारण कस्टमर को वो पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और अगर आएगा भी तो फॉर अ टाइम बीन आपके सेल पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। नया टेस्ट कन्वर्ट, वो उनको एडिक्टेड होने में या अकोमोडेट करने में टाइम लग सकता है। तो ये जो नुकसान आपका हुआ है वो इवेंट तो हुआ है और आपको लॉस भी हुआ है, पर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उस शेफ के जाने से, नए शेफ के आने से जो चेंजेस वो मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियों में जो मैनेजरल पोस्ट है, मैनेजर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका सेल का बिजनेस है तो वहाँ जो सेल्स मैनेजर आपके पास होगा उसको बहुत अच्छे से सेल टीम हैंडल करनी आती है, उसको बहुत अच्छे से सेल मेंटेन करना आता है, अपना टारगेट अचीव करना आता है। अगर वो किसी काम से ना रहे, आपके पास चला जाए किसी और कंपनी में या कुछ हो जाए उसको, और आपने नया सेल्स मैनेजर हायर कर लिया है, तो जो नया मैनेजर होगा इट इज़ पॉसिबल कि वो सेम एफिशिएंटली ना हो, और अगर होगा भी तो भी उसको नया बिजनेस को अकोमोडेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस दौरान में क्या होगा, सेल आपका डाउन होगा, आपको थोड़ा बहुत लॉस बेयर करना पड़ेगा, बट आप उस लॉस को मेज़र नहीं कर पाएंगे। और चूंकि आप मेज़र नहीं कर पाएंगे इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव पे आ गए हम लोग यहाँ, थोड़ा नीचे आता है, हाँ नोट। तो क्या कह रहा है, एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, इवेंट लाइक द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम जो है उसकी क्वालिटी घट जाती है या कोई नुकसान होता है तो उसके जो लॉस होगा वो मेजर नहीं कर पाएंगे। और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि आपका काम नॉर्मल चल रहा था, अभी आपने बीच में एक नया अच्छा जो बढ़िया मैनेजर लेकर के आए जो अच्छे से काम कर देगा, उसके आने से टीम को फायदा भी होगा, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं बोल पाएंगे आपका वो एसेट है, तो इसलिए उसको भी रिकॉर्डिंग, क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसके आने से एग्जैक्टली कितना फायदा होगा दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये रीजन है। तो पहला वर्ड क्या था, आइडेंटिफाइंग, दूसरा वर्ड क्या है, मेजरमेंट, तीसरा आता है रिकॉर्डिंग। एकदम सेम वर्ड डिफिनेशन आपको याद है पहला वाला, हु बहुत सेम। वहाँ पर जो वर्ड्स डाले थे हिट पॉइंट्स वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आ गए। रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ बोर मत होइए, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं वो भी हम करेंगे, बट हम बुक के सारे ही एस्पेक्ट को कवर करना चाहते हैं। हमारा पर्पस ये है कि कोई भी लाइन आपको घर जाके खुद से ना पढ़नी पड़े, आपको सब मैं यहाँ करा दूँ, आपने सब यहाँ देखा हुआ रहेगा, आप घर जाके बस बुक पलट भी लेंगे, आपको याद आएगा ये सर ने करा रखा है, ये चीज़ हमारी हो चुकी है, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना इसको स्किप करके आगे बढ़ा जा सकता है ना, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, recording is an art of recording business transactions in the books of account। recording is the process of recording business transaction of a financial character। यहाँ देखिए वही बात घूम फिर के आती है, कैसा है फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि रिकॉर्डिंग जो हम बात कर रहे हैं, जिस रजिस्टर को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं उसको अकाउंटिंग टर्म में क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। आपकी जो नोटबुक्स आप घर लेके जाते हैं उसको आप नोटबुक कहते होंगे, बट यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। और उसको जब क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग थोड़े बांटते रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर्स बोलते हैं। और जब समरी बनाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो तीन वर्ड आपको याद रखना है। रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में क्या बनता है, जर्नल। क्लासीफाइंग के प्रोसेस में क्या क्रिएट होता है, लेजर। और समरी के जो प्रोसेस है उसमें क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। आगे आइए,
that is journal. This book is further subdivided into subsidiary books such as, ये पूरा डिटेल में एक चैप्टर है, सब्सिडरी बुक जो ना पूरा डिटेल चैप्टर है, 7-8 तरह की किताबें बनती है, वो सब डिस्कशन बहुत डिटेल में है। यहाँ आप मान लीजिए कि जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है और वो जर्नल बाद में और सेग्रीगेट होता जाता है, जैसे सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, कैश जर्नल एक का नाम है, या फिर कैश बुक बोलते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं हम लोग। एक परचेस बुक हो गया या परचेस जर्नल बोलते हैं, दोनों नाम है इसका, परचेस बुक या परचेस जर्नल। उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो परचेस का आइटम होता है सिर्फ वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स के लिए क्या होता है, सेल जर्नल और सेल्स बुक होता है, जो मैंने बताया था आपको, सेल के लिए अलग, परचेस के लिए अलग, ऐसे अलग अलग करने से क्या होता है, चीज़ें अलग अलग चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब यहाँ आइए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्लासीफाइंग। यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर। क्या कहा था हमने, जो एक तरह का सिमिलर ट्रांजेक्शंस है उसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये कैसा है, वन नेचर, एक तरह का जिसका नेचर होगा, जिसका वेराइटीज का नेचर एक तरह का होगा, उसको हम क्या करेंगे, एट वन प्लेस, उसको हम क्या करेंगे, एट वन प्लेस, एक जगह मेंटेन करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, जो आपने अपने स्कूल में किया था। 8 लेक्चर्स के अलग अलग रजिस्टर बनाए थे, जो हिंदी के क्लासेस होंगी, रोज 1 घंटे क्लास होगी, वो हिंदी वाले रजिस्टर में ही मेंटेन की जाएंगी, कहीं भी नहीं लिख लेंगे हम लोग। जो मैथ्स में, वो मैथ्स वाले रजिस्टर में ही मेंटेन की जाएंगी। तो एट ऑफ वन नेचर, जो भी एंट्रीज एक नेचर की है उसको कहाँ करेंगे, एक प्लेस पे कर लेंगे, ठीक है। The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted. Posted वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो हम अलग से जर्नल एंट्री को फिर लेजर में कन्वर्ट करते हैं, ये हम प्रोसेस है, नेक्स्ट चैप्टर सीखना पड़ेगा इसको हमको। फिलहाल समझिए कि जो सर्टिफिकेट क्लासीफाई होता है उसको हम लेजर कहते हैं। टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज द लेजर। देखिए क्या कहा था आपको मैंने, कि अगर आप रिकॉर्डिंग वाली एंट्री कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है जर्नल में, ठीक है। दूसरा क्या काम है, अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं, ये कहाँ होगा, ये होगा लेजर्स में। और समराइजिंग वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, क्या आएगा हमारे पास, ट्रायल बैलेंस में। समरी निकालेंगे पहले इसका हम लोग, ठीक है। और भी चीज़ के अंदर आती है, आगे देखते हैं। यहाँ आइए, लेजर वर्ड आपको समझ में आ गया। This book contains individual account heads under which all financial transactions of a similar nature are collected. एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में बात करता है ये, जिससे जुड़े हुए सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ लिखे जाएंगे। जैसे सेल्स अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेल अकाउंट में जितना भी सेल वगैरह हुआ है, या कभी कभी सेल्स रिटर्न भी होता है, वो समझ में आएगा, आगे देखेंगे हम लोग, वो सब एक जगह रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लेजर। फॉर एग्जाम्पल, इन राहुल्स अकाउंट, इन द लेजर, all business transactions related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained. अब राहुल के साथ आपने जो भी बिजनेस किया है, कभी सेल किया होगा, कभी परचेस किया होगा, कभी पैसे मिले होंगे, कभी क्रेडिट रहा होगा, वो सारा ट्रांजेक्शन इकट्ठा एक अलग से बुक में, एक अलग से लेजर्स में बनाएंगे। वो हम उससे क्या पता चलेगा कि आज की डेट में जिस भी पॉइंट में हम चेक करना चाहेंगे, क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर डेट पर राहुल से या तो पैसे लेने होंगे या पैसे देने होंगे। तो ड्यू टू राहुल है, मतलब मुझे देने पड़ेंगे, और ड्यू फ्रॉम राहुल है, ये राहुल से लेने पड़ेंगे। तो जो भी उसकी फाइनल फिगर आएगी वो हमको उससे मिल जाएगा। अगर हम राहुल के इन सारे ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा एक जगह नहीं लिखे होते तो ये हमको पता नहीं चल पाता कि ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम राहुल कैसे निकालेंगे। फिर हमको ढूंढ ढूंढ के हर एक पेज पलटना पड़ता और निकालना पड़ता, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है ना, इसलिए इसको हम क्लासीफाइंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, summarizing. This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful. Which is क्या? Understandable and useful. Which is understandable and useful for internal as well as external users. Users आपको बताए थे मैंने, यूजर्स कौन होते हैं, जिनको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ काम होता है। एक्सटर्नल इंटरनल दो यूजर्स होते हैं, अभी और चर्चाएं होंगी, फिलहाल मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर ही लोग होते हैं। कंपनी के अंदर के लोगों से क्या मतलब, वो तो कंपनी के अंदर ही पहले से ही हैं, हाँ बिल्कुल मतलब है। जैसे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उसके इंटरनल यूजर्स हैं।
अब उन एम्प्लॉय को क्या इंटरेस्ट है भैया प्रॉफिट करनी कर रही है, भाई इंटरेस्ट ये है कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हमेशा टाइम पे आती रहेगी, एम्प्लॉयज़ के जॉब पे कोई खतरा नहीं आएगा, जॉब कट जैसी कंडीशंस नहीं आएगी। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ किया है काफ़ी सारे एम्प्लॉय को, अपना कॉस्ट कट किया है। तो अगर कंपनी की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं कि भाई वहाँ ले ऑफ के चांसेस कम होंगे, आप सेफ जोन में काम कर रहे हैं, सैलरी जो है वो आपकी टाइमली आ जाएगी और शायद ग्रोथ भी आपको वहाँ अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कंपनी के अंदर के लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल होता है। तो इंटरनल यूजर हो गया। एक्सटर्नल यूजर आपको एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी लोग मार्केट में जो प्लेयर हैं वो सब एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, उनको भी इससे बहुत फर्क पड़ता है इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ ये फिर से पढ़ते हैं, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा मतलब वो डेटा जो इसके क्लासिफिकेशन हो चुका है, कहाँ पर, लेजर्स के थ्रू। क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल, जो समझने लायक हो, जो बंदे को समझ में आए और यूजफुल भी हो। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती है उसके अंदर, जो यूज का नहीं है, जो काम का नहीं है, उसको वहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको बनाना पड़ता है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो ही इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आ पाता है। क्या चीज़ें हैं ये लोग, ट्रायल बैलेंस जो आपको मैंने बताया है, ट्रायल बैलेंस एक तरह का समरी होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ये अभी आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। यहाँ आइए, ये हम डालते हैं भाई पहला कि हाँ राहुल के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके नाम पर, सोहन के नाम पे कितने पैसे हैं, सेल जो हुआ वो कितने का हुआ, परचेज जो हुआ वो कितने का हुआ, रेंट कितने का पे किया, ऐसे बहुत सारे हेड का फाइनल वैल्यू क्या बच रहा है वो यहाँ पर हम लोग डालते हैं। सारे हेड्स का फाइनल वैल्यू क्या बच रहा है वो यहाँ हम लोग डालते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू कितना बच रहा है हर एक हेड का। ऐसा जो बैलेंस हम लोग मेंटेन करते हैं समरी, ये ट्रायल बैलेंस कहलाता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या हमारे पास है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ देखिए ये दो चीज़ हमको सीखनी है बहुत डिटेल में, चैप्टर में 18 और 19 है वो इसी के ऊपर है। फिलहाल के लिए आप समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट का पता लगाते हैं या लॉसेस असरटेन करते हैं कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये इसी का नया नाम है, ये कुछ और नहीं है, ये ओल्ड नेम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ये न्यू नेम है। फॉरेन या बाहरी कंट्रीज में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और बैलेंस शीट जहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के पास आज टोटल कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट में देखना। ये सब डिटेल में हमको बनाना सीखना भी है और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करने हैं। ये एग्जाम में काफ़ी सारे नंबरों का क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए अभी इसको हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये अलग से चैप्टर में पढ़ना है हमको, है ना। द above स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो भी चीज़ें आपने पढ़ी ना ऊपर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी एंड अकाउंट और ये बैलेंस शीट, ये सब क्या कहलाता है, फाइनल अकाउंट कहलाता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं इस पर, ये पॉइंट हमारे पास है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Analysis and interpretation of the financial statement या data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment। अब ये देखिए ये जो टर्म है ये बार बार आ रहा है, मीनिंगफुल जजमेंट, हमने वो सिखाया था। मीनिंगफुल जजमेंट क्या होता है, अगर वो बंदा इंफॉर्मेशन सही से मिलता है तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा कि उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, कंपनी के साथ डील करना है कि नहीं, उसको शेयर्स लेने हैं कि नहीं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन को हम बोलते हैं मीनिंगफुल जजमेंट कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कर पाएगा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके इंटरप्रेट कर पाएगा। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेंगे उसको, इन सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, कितना प्रॉफिट कमा रही कंपनी, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आता है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, मतलब बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं वो दिखाई देंगे, ऑफ द बिजनेस। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन अ बेटर वे। अब उसको फ्यूचर में ग्रोथ दिखाई समझ में आ जाएगा कि अगर आज के टाइम में कंपनी पास एक अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसका मतलब कल कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है, बिजनेस करने वाली है। और प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं हम लोग कि इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, लास्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो इन सब टर्म्स को देखने के बाद हमको समझ में आएगा कि हम कंपनी के साथ और क्या काम करना है क्या नहीं करना है ना। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कम्युनिकेटिंग। अच्छे से पता है आपको कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब इस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाते हैं बताया था आपको,
वो आईटी के थ्रू हो सकता है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, कंपनी अपने वेबसाइट पर उसको लगाती है, वहाँ भी इसको देखा सकता है। देखते हैं हम लोग यहाँ। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू इट्स यूजर्स। किसको देना है? यूजर्स को देना है। किसको देना है? यूजर्स को देना है। यूजर कौन होंगे? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, दोनों यूजर होंगे, उनको देता है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम, must be put in time and presented to the users so that appropriate decisions, वही है informed decisions, meaningful judgment, appropriate decisions, सब एक ही टर्म है, एक ही शब्द है, may be taken at the right time। अब देखिए राइट टाइम और टाइम का मतलब क्या है? जैसे ये साल है 2024-25, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा, समझ में आएगा आपको। फिलहाल के लिए आप 2024 ही मान लीजिए, चलिए यही साल मान लीजिए, ये हमारा ईयर है। अब इसका जो साल खत्म होने के बाद अगर आपको इसका प्रॉफिट नहीं बताया जाए और अगर आपसे कह दिया जाए कि सर प्रॉफिट ना आपको हम 2028 में बताएंगे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उतना देर अगर सब बताएंगे तो टैक्स कब पे होगा, बंदा उस पर डिसीजन कब लेगा। तो इसीलिए इन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। 24 का डेटा है तो 24 का लास्ट तक मिल जाना चाहिए आपको, तो इसको हम कहते हैं इन टाइम डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट, ताकि बंदा डिसीजन जो है वो राइट टाइम पे ले सके। तो एक बार इसको हम फाइनल कवर करते हैं, लास्ट सारे हेडलाइन देख लेते हैं बस एक बार। हम पढ़ के आ रहे थे एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला टर्म पास आया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। सेकंड टर्म आया था मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। सेकंड टर्म क्या आया था? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। एक मिनट रुक के। सेकेंड, इसके बाद आया था, थर्ड आ गया था रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासीफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। ये सारे टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आप इसको कवर करके एक बार रिवाइज करके आइएगा, हम फिर इसको याद करने की कोशिश करेंगे और इसका जो अगला चैप्टर है या फिर अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को सी यू, बाबा, टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, है ना। ओके देन।